बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, जो हमारा पेपर है उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट 2 आता है, जिसमें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। उसी का ही हम तीसरा लेक्चर लेकर आ चुके हैं। इससे पहले वाले दो लेक्चर्स में हम यह डिस्कस कर चुके हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होता है। इसमें हम उसके कॉन्सेप्ट पर बात कर लिए थे, उसके सॉल्यूशंस पर बात कर लिए थे, नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस पर बात कर लिए थे, कुछ एग्जांपल्स को भी हम लोगों ने देख लिया था। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो उसको समझने से पहले मैं कुछ चीजों को पहले बेसिक्स लेवल पर चलता हूं। ठीक है, जैसा कि मैं आप सभी को ऑलरेडी सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन से परिचित करा दिया है, तो अब यहां पर आपको यह बात समझने में आसानी होगी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। जब आप इस बात को समझेंगे ना, तो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे हम समझते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिंपली पहले यह बात समझो कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे हमारे पास ax प्लस by इज इक्वल टू समथिंग हो, ठीक है, तो उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो अगर हम समथिंग लेते हैं तो चलो हम नाम दे दिया मैंने कि यहां पर हमारे पास है, चलो c, ठीक है, यहां पर हम चलो इसे नाम दे देते हैं, ये जो हमारे पास कॉफिशिएंट लिखा गया है a1, और ये हमारे पास जो कॉफिशिएंट लिखा गया है इसे a11 दे दीजिए और इसे b11 दे दीजिए। ठीक है, b11। अब ऐसे हमारे पास एक और इक्वेशन हम ले लेते हैं, चलिए a22 हमने नाम दे दिया और प्लस हमारे पास b22 और हमारे पास y आ गया, और यहां पर भी हमारे पास कॉफिशिएंट इसे c1 बना लीजिए, इसे हम c2 बना लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस लिखे गए हैं। इन लीनियर इक्वेशंस में ध्यान से देखना, यहां पर जो हमारे पास वेरिएबल है, यहां पर वेरिएबल तो मैंने मिस कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास समय है इरेज करने का, तो मैं इरेज कर दिया, लीजिए। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखना, इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स वाई। तो दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो अगर इन्हीं से ही हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, इन्हीं से हम एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर दें, एक लीनियर इक्वेशन से नहीं बल्कि दो या दो से अधिक लीनियर इक्वेशन से हम एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर दें। अब सिस्टम का क्या फॉर्मेशन करने का क्या मतलब है, वही मतलब जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ax इज इक्वल टू b। अगर हम ऐसा कोई सिस्टम फॉर्मेशन कर दें जहां पर हमारे पास एक कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा, a11 b11। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, a22 और हमारे पास b22। ओके, ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, और ये हमारे पास जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, हमारे पास जो वेरिएबल मैट्रिक्स होगा उसे क्या कहेंगे, x और y, और हमारे पास जो b मैट्रिक्स होगा, और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स होगा उसमें क्या क्या आएगा, हमारे पास C1 आएगा और C2 आएगा। ओके, इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो अब यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात को, यही एक्चुअली हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है। जब बहुत सारे इक्वेशंस को हम उठाएंगे, दो या दो से अधिक इक्वेशंस को, तब वहां पर जब हम कुछ इस प्रकार का सिस्टम हम डिजाइन कर देंगे, तो उसी को ही हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना, बातों को समझ चुके होंगे। तो अब यहां पर अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर यहां पर हमारे पास अब जो राइट हैंड साइड है, हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स है, अगर यही मैट्रिक्स हमारा 0 के बराबर होता है, यहां पर दो पॉइंट्स लिख लो। पहला पॉइंट, इफ b इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स b होगा, यानी कि C1 और C2 के जो एलिमेंट्स होंगे, जो राइट हैंड साइड में हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, उसके अगर सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, देन इट इज नोन एज किसके नाम से जाना जाता है, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, वैसे ऐसा लिखा नहीं जाता, लेकिन मैं लिख दिया फिलहाल। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अगर हमारे पास जो b लिखा गया है, b मैट्रिक्स, वह नॉट इक्वल टू 0 हो, इस बात का ध्यान रखना, अगर 0 हो गया तो होमोजीनियस इक्वेशन, नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 नहीं हुआ, तो इस सिचुएशन में इट इज नोन एज सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, ये एक्चुअली दो प्रकार से डिवीजन किया जाता है, या इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है परफेक्ट वर्ड में। तो कौन कौन से हमारे पास होते हैं, पहला हमारे पास होता है, लिखना सही पड़ेगा, चलो लिख देते हैं, बस समझना ही है। ठीक है, हमारे पास आता है सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरा आएगा वो क्या आएगा, सिस्टम
ऑफ लीनियर, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस की कैटेगरी में ये चला जाएगा। नॉन होमोजीनियस की कैटेगरी, जीनियस ई छूट गया यहां पर, ई भी रहेगा, ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। मेरी बातों को समझ चुके हैं ना। जब हमारे पास राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स है जिसे हम बी मैट्रिक्स कह रहे हैं, अगर वह जीरो हुआ तो होमोजीनियस इक्वेशंस का सिस्टम बनेगा, अगर नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का सिस्टम बनेगा। बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये एक्चुअली हम पहले लेक्चर में भी बात कर सकते थे, लेकिन वहां पर एक्चुअली अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा था ना कि आपको पहले सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन से परिचित करा दूं, ठीक है, ताकि जब मैं इस बात को समझाऊंगा तो आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अगर यहां पर लिखना चाहो तो यहां पर यह भी लिख सकते हो कि ax इज इक्वल टू 0 और यहां पर लिख लो कि ax इज इक्वल टू b व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। समझ चुके? तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेने के लिए कुछ है नहीं। आप लोग बस कॉपी में लिखना चाहो तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन कर लो, ठीक है। तो हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये वाला हमारे पास ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं इस वाले पोर्शन की तरफ, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में हम समझते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस जो होते हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इनमें इनके कुछ अच्छे चीजों को, अच्छे पॉइंट्स को हम लेते हैं, फिर उन्हें भी हम समझते हैं। तो अब चलिए हेडिंग डालिए सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। तो यानी कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस जो कि लीनियर इक्वेशंस भी है, उनका अब हमें सिस्टम बनाना है, ओके। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपली हम लेते हैं यम इक्वेशंस को, ओके, जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स n है। जैसे कि यहां पर देखो पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, nth वेरिएबल। इक्वेशंस की संख्या गिनेंगे तो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, mth इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास लिखा गया, ऑलरेडी इन चीजों पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन यहां पर इस बात का ख्याल रखना कि हमारे पास जो b1 है, b2 है, b3 है और डॉट 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 bm है, इससे जो बना हमारे पास मैट्रिक्स होगा वो जीरो नहीं हो सकता। इस बात का बस ख्याल रखना है, ठीक है। और इन सभी पूरे इक्वेशंस को हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बना लेना मन करे तो, ओके। अब यहां पर ध्यान रखना मैं क्या लिखने वाला हूं, ठीक है। देन दिस इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, ठीक है, कैन बी रिटन एज, इसे अब हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास ax इज इक्वल टू b, ठीक है। वेयर यहां पर एक बात और ख्याल रखना कि हमारे पास यह भी लिख देना वेयर, या फिर पहले ऐसे लिखो दिस इक्वेशन इज नोन एज, ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एज, इस इक्वेशन को हम किस नाम से जानेंगे, इस इक्वेशन को हम सिस्टम ऑफ, ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है, क्या नाम से जानेंगे, इक्वेशंस। अब यहां पर एक बात और ख्याल रखना, इसी इक्वेशन को हम और किस नाम से जानते थे, और मैट्रिक्स इक्वेशन, इसे ही हम कहेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स इक्वेशन। और ये बात हम ऑलरेडी पिछले वाले भी लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, ओके। अब यहां पर एक बात का ख्याल रखना, ये जो हमारे पास बी मैट्रिक्स लिखा गया है, एक्चुअली जब मैं कह रहा हूं कि ये जीरो नहीं हो सकता तो इसका क्या मतलब है, तो एक्चुअली मतलब ये है कि हमारे पास जो बी मैट्रिक्स होगा वो जीरो मैट्रिक्स नहीं हो सकता। और जीरो मैट्रिक्स ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि उसके हर एक एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास बी मैट्रिक्स लिखा गया है तो उसमें कुछ एलिमेंट्स जीरो हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बने रहेंगे, लेकिन हर एक एलिमेंट जीरो हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि यह हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का कंडीशन है, ठीक है। तो आप इतनी चीजों को नोट डाउन करिए, उसके बाद हम चलिए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। इतनी चीजों को नोट डाउन कर चुके होंगे तो अब यहां पर एक बात का ख्याल रखिए, अभी हमने ax इज इक्वल टू b केवल लिख दिया है, लेकिन मैंने ना तो हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया, ना तो हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स आया, ना तो राइट हैंड साइड वाला ही मैट्रिक्स अभी हमने लिखा। तो उनको हम इन सभी इक्वेशंस की सहायता से लिखते हैं, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। तो पहले चलिए हम उन मैट्रिसेस को लिखते हैं, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो पहले इसे स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे, ठीक है ना। तो अब इन चीजों को नोट डाउन करना शुरू करिए। वेयर यहां पर हम लिख देते हैं कि वेयर जहां पर हमारे पास ए था वो कौन सा है, ए हमारे पास है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ए को हम क्या लिखेंगे, हमारे पास पहला एलिमेंट आएगा a11, दूसरा एलिमेंट a12 आएगा, जो हमारे पास लिखे हुए थे इक्वेशंस, उन्हीं के कोफिशिएंट हम उठाकर यहाँ पर रख रहे हैं जो हमारे पास वेरिएबल्स थे, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ रहे ही होंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं। a13 आएगा अगला एलिमेंट, डॉट 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 a1n हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आएगा हमारे पास
A21, यहाँ पर आएगा A22, यहाँ पर आएगा A23 एंड सो ऑन, यहाँ पर आएगा A2n। ओके, यहाँ पर हमारे पास आएगा A31, यहाँ पर आएगा हमारे पास A32 और यहाँ पर हमारे पास आएगा A33 एंड सो ऑन A3n हो जाएगा। ठीक है, हमने केवल कॉफिशिएंट को उठाकर एक मैट्रिक्स बना दिया है और उसी को हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है। यहाँ पर AM1 आएगा, यहाँ पर हमारे पास AM2 आएगा और यहाँ पर हमारे पास AM3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास अगला लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा, AMn, क्योंकि नंबर ऑफ हमारे पास जो रो है वो m है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो n है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर n आएगा। ठीक है, और अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम, इसलिए m क्रॉस n लिखा जाएगा। ओके, बातें समझ गए होंगे। अब यहाँ पर अगले चीज की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो वेरिएबल मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, हमारे पास उन्हीं सभी वेरिएबल्स का हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, x1 x2 x3 डॉट 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 हमारे पास xn आएगा और ये हमारे पास बन गया वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ रोज को पहले लिखते हैं, तो नंबर ऑफ रोज m, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 1, यानी कि n क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा। एंड हमारे पास जो मैट्रिक्स b है वो क्या लिखा जाएगा, हमारे पास जो मैट्रिक्स b है उसमें b1 बनेगा, b2 बनेगा, b3 बनेगा एंड सो ऑन हमारे पास bm बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, m, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास m क्रॉस 1 का यह मैट्रिक्स बनेगा। इतनी चीजें आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना कि यहाँ पर अगर सभी के सभी हमारे पास जो b मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर यह जीरो मैट्रिक्स बना, जीरो मैट्रिक्स समझो इस बात को, मैं अभी तक कह रहा था कि जीरो बनेगा, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, टेढ़ा कर रहा हूं अपने शब्दों को, जीरो मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, इस बात को समझो कि अगर हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स बनेगा। जीरो मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट जीरो ही होंगे, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को ही हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। ओके, और जब जीरो मैट्रिक्स बनेगा तब हमारा वह जो सिस्टम लिखा गया था उसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। और अगर हमारे पास b1 b2 b3 डॉट 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 bm में से कोई एक भी एलिमेंट जैसे हम मान लेते हैं कि b3 जो हमारे पास एलिमेंट है वो हमारे पास 2 आ गया, तो ये जो हमारे पास सिस्टम बनेगा ax इज इक्वल टू b, वो बन जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, बातें क्लियर हुई। इन चीजों में भी समझना, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे ये दिमाग में बैठा लेते हैं कि हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसका कोई भी एलिमेंट जीरो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसका हर एक एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो जीरो के बराबर ना हो। ओके, यानी कि हमारे पास जो बी मैट्रिक्स होगा इस केस में हमारे पास जीरो मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो चलो अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। यहां पर एक चलो छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं समझा देता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अगर एक एग्जांपल लेता हूं तो चलो यहां पर मैं ले लेता हूं 2x + 3y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1, ठीक है। यहां पर हम लेते हैं एक अगला हमारे पास, चलो मैं मान लेता हूं कि x + y इज इक्वल टू 0। अब इससे हम जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि ax इज इक्वल टू जब हम b बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। कुछ इस प्रकार कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर 2 3, ठीक है, ये हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A आया और यहाँ पर हमारे पास 1 1 बन जाएगा और हमारे पास जो x है वो क्या बनेगा, x और y बनेगा, और जो हमारे पास B मैट्रिक्स है वो कैसे बनेगा, 1 0 बनेगा। दिस इज नोन एज, यह कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स है, यही हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, समझ चुके ना बात, कोई दिक्कत नहीं ना, स्क्रीनशॉट ले लेना और इस बात का ख्याल रखना कोई एक भी एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर कहीं लिखने का मन करे तो लिख लो कि इफ there exists a point which is not equal to 0 then that equation is known as system of linear non homogeneous equation। ठीक है, तो अब स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलिए अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अदरवाइज क्या होता है ना कि हम बहुत बड़े से प्रॉब्लम को हम छोटा करने के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कहने का क्या मतलब है, अभी तक तो हम जब सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन यूज कर रहे थे तो हम जब सोल्यूशन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे कि हमारा जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए होता था उसी को ही हम केवल एशेलॉन फॉर्म में बदल रहे थे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बी वाला मैट्रिक्स है वो 0 के बराबर था। लेकिन हमारे पास जब सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो इस सिचुएशन में हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। कैसे यूज करेंगे, हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। क्या होता है कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ए
और उसी को हम बी मैट्रिक्स के साथ कुछ इस प्रकार अरेंज कर देंगे तो हमारे पास जो बना हुआ मैट्रिक्स होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही सुंदर सा मैट्रिक्स बनता है। हमारे पास बनता है A11 और यहाँ पर हमारे पास आएगा A12 और यहाँ पर हमारे पास आएगा A13 एंड सो ऑन A1n बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास A21 A22 और यहाँ पर हमारे पास A23 एंड सो ऑन A2n बनेगा। ठीक है, एंड सो ऑन यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अगर आखिरी वाला एलिमेंट AM1 एंड सो ऑन हमारे पास बनेगा AM2 एंड सो ऑन हमारे पास क्या बनेगा AM3 एंड सो ऑन हमारे पास अगला एलिमेंट क्या आएगा AMN, यानी कि हम पूरा जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स था उसी को हमने लिख दिया। और इसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारा मैट्रिक्स अभी क्लोज नहीं हुआ, हम बी मैट्रिक्स को पूरे के पूरे एलिमेंट को रख देंगे B1 B2 B3 एंड सो ऑन। हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं BM ये सभी के सभी हमारे इसी मैट्रिक्स में आ जाएंगे। और जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करके सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार के मैट्रिक्स को ही हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और इसी का हम मेनली उपयोग करेंगे। अगर आप सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन में भी इसका उपयोग करते तो भी बात होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्या होता है ना कि यहां पर सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, तो जब सभी एलिमेंट जीरो होते हैं तो हम इनका ऑपरेशन भी करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो इसलिए उस मैट्रिक्स को हम वहां पर उपयोग नहीं करते हैं। ओके, तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट और कुछ बचा नहीं है, अब इसमें हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स को हम लेंगे, उन्हें सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। और अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और साथ ही साथ हम आप सभी को BSc सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी लेक्चर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्हें भी ज्वाइन करते रहिए, साथ ही साथ अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।